मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा एक ऐसी खबर की जिस खबर से संभवतया आपको एक बार के लिए चौंकने वाला लगना भाव जरूर लगेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अक्सर जब भी हम भारत के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर होने वाली खरीद की बात करते हैं तो कुछ उन देशों के नाम आते हैं जैसे रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है और इजराइल है। यानी कि हम इन देशों से हथियार खरीदते हैं। ऐसा सिप्री की रिपोर्ट यानी स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च जो है उसकी अगर हम रिपोर्ट्स को उठाकर देखें तो वो हमें बताता है कि भारत इन देशों से हथियार खरीदता है। लेकिन बीते कुछ सालों में विशेष रूप से 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास के आतंकियों ने गाजा से निकल करके इसराइल के मेनलैंड पर हमला किया और लगभग 1200 लोगों की जान ले ली, उसके बाद इसराइल ने गाजा पर जो रिटेलिएटरी एक्शन किए उनमें हजारों लोगों की जान गई। पूरी तरह जो यहाँ के प्रमाइसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको खंडर बनते हुए आपने देखा। तस्वीरें चीख-चीख कर ये बयान करती हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ होगा, करोड़ों रुपए, डॉलर्स का नुकसान हुआ होगा। हालत देख कर के समझ में आता है कि इसके रिकंस्ट्रक्शन में भी अरबों रुपया खर्च होगा। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत से लोगों की जान भी गई। इज़राइल ने हमास को खत्म करने के लिए यथासंभव जितना संभव था, यहाँ पर हमले किए। ये जो तस्वीरें बयान कर रही हैं, इन तस्वीरों में यदि आपको ये पता चले कि इन हमलों को करने में भारतीय वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया था, तो ये मामला सुनने में अटपटा जरूर लगेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा है कि भारतीय वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था गाजा को तहस-नहस करने में। कहां है गाजा? इज़राइल के पश्चिम के अंदर गाजा। यानी कि फिलिस्तीन का वो बचा हुआ हिस्सा वेस्ट बैंक के अलावा जिसको फिलिस्तीन माना जाता है, और इस क्षेत्र में इजराइल ने हमास की तलाश में जो हाल मचाया वो पूरी दुनिया ने देखा। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच की जो जुगलबंदी रही उसने इस क्षेत्र में ना केवल बंधकों की रिहाई के लिए सारे काम किए, बल्कि ट्रंप के इंटरफेरेंस से गाजा का पीस प्लान भी तैयार हुआ। आज इजराइल चूंकि ईरान से झगड़ने में व्यस्त है, इसीलिए गाजा पीस प्लान संभवतया आज लागू भी हो गया है। हेडलाइंस हैं, ट्रंप का अनाउंसमेंट है कि गाजा पीस प्लान आ चुका है और अब हमास हथियार त्याग देगा। हमास के हथियार त्यागने में एक बड़ा रीजन ईरान का हथियारों की सप्लाई ना कर पाना भी होगा, क्योंकि ईरान ने ही हमास को प्रॉक्सी बनाकर इजराइल पर हमले करवा रखे थे। ऐसे में अब इजराइल का प्रभाव या तो ईरान पर है, या उल्टा कहिए कि इजराइल इस समय जंग में ईरान के साथ बिजी है। तो दोनों ही तरफ से है, लेकिन हमास और इजराइल अब आपस में नहीं लड़ेंगे। आज का ये अपडेट है। लेकिन इस अपडेट से ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो भारत के इंटरफेरेंस की हो रही है कि बीते 3 सालों से जो इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी के अंदर, उसमें भारत का बड़ा रोल है। इंडिया कंटिन्यूइंग वेपन एक्सपोर्ट टू इजराइल कुड रिस्क कंप्लिसिटी इन ऑनगोइंग जीनोसाइड इन गाजा। इस तरह का इन्वेस्टिगेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कल के दिन प्रकाशित किया। अब ये कौन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, आज इसके बारे में जानकारी देंगे, बताएंगे कि इसके रिपोर्ट्स को लेकर भारत में और इजराइल में किस तरह की प्रतिक्रियाएं रही हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल को लेकर भारत सरकार क्या सोचती है। सारी बातें आज आपको इस सेशन के अंदर चर्चा में ली जाएंगी। चर्चाएं होंगी तो यह भी बताया जाएगा कि भारत ने किसी को यह बात बताई क्यों नहीं कि हम वेपन बेच रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने जो इजराइल गए थे, उससे पहले की तमाम सरकारों में, यूपीए गवर्नमेंट के अंदर पूरे 10 साल के अंदर एक बार केवल एक विदेश मंत्री की यात्रा एक साल के लिए, एक साल में एक बार, पूरे 10 साल में एक बार हुई थी। ऐसे में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री 2 बार इजराइल जा चुके हैं। तो भारत की नीति में परिवर्तन क्या भारत का गल्फ देशों के साथ संबंध बिगाड़ देगी? क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल की यह रिपोर्ट भारत और ईरान के, भारत और सऊदी के रिश्ते खराब करेगी? क्योंकि ये सभी वो देश थे जो गाजा पट्टी के अंदर इजरायली हमलों का विरोध कर रहे थे। अगर इजराइल को हमला करने में भारत के वेपन्स ने मदद की है, तो क्या यह अंतरराष्ट्रीय जो एटीटी ट्रीटी है उसका उल्लंघन है? सारी बातें डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये कुछ हेडलाइंस के माध्यम से बता दूं कि लगभग 9596 आर्म्स शिपमेंट हैं जो भारत के द्वारा भेजे, सॉरी 2596 ऐसे आर्म्स शिपमेंट हैं जो भारत के द्वारा इजराइल को भेजे गए थे। तो क्या रही भारत की विदेश नीति? क्यों हमने लोगों को नहीं बता के रखा इस वाली बात को? हम लोगों के सामने यही क्यों बताते रहे कि हम खरीदते हैं, इजराइल हमसे खरीद रहा है? ये जानकारी क्यों नहीं आई? खैर, आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें कि रविवार की शाम 8 बजे एक वेबिनार होने जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आपको स्टेज पर खड़े होने में डर लगता है, स्टेज फोबिया है, आपको किसी प्रकार की अड़चन आती है, तो कुछ ट्रिक्स या कुछ वो तजुर्बे जो हमने प्राप्त किए हैं
उनको साझा करते हुए इस रविवार रात 8 बजे फ्री वेबिनार, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर वहां पर अपना डिटेल भर दीजिए, आप तक क्लास का लिंक पहुंच जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसने भारत और इजराइल के रक्षा सौदों को लेकर हाल में सवाल उठाए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जो हमले हुए इजराइल में, उसके बदले में इजराइल ने जो किया, उसकी बारे में इसने इन्वेस्टिगेशन की है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक प्रकार का एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये इंटरनेशनली काम करता है। किस चीज के लिए काम करता है? मानवाधिकारों के लिए काम करता है, ह्यूमन राइट्स के लिए। ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाला ये एनजीओ यूके बेस्ड है, लंदन से इसकी शुरुआत हुई थी। आज दुनिया भर में इसका कार्य क्षेत्र है। इसे एक बार नोबल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 1977 के अंदर। ये काम क्या करता है? इसका मोटो क्या है? इसका कहना है कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि आप वहां मोमबत्ती जलाएं। इसीलिए इसने कुछ इस प्रकार का अपना लोगो भी रखा हुआ है कि अगर बेड़ियां लगी हैं तो उसमें आप अंधेरे को काटते हुए मोमबत्ती जलाएं। ये उन लोगों के लिए मुख्यतः से सवाल उठाता है, उनके लिए संघर्ष करता है, मुकदमे जाकर कोर्ट्स में लड़ता है, जहां कि इन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति को अपने विचार बताने के चलते जेल में डाल दिया गया हो। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया भर में मुकदमे भी लड़ते हुए घूमता है। इसी कारण से 1977 का मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए इसे नोबल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके प्रमुख जो कार्य क्षेत्र हैं, उन कार्य क्षेत्रों में मृत्यु दंड को हटवाना, शरणार्थियों की रक्षा करना, प्रताड़ना को रोकना, कुछ इस प्रकार के इसके अंदर मोटिव्स हैं। इस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी स्वतंत्र जांच में यह पाया कि गाजा के अंदर 30 जुलाई की रिपोर्ट है ये, कि गाजा में सप्लाई होने में, जो आम सप्लाई हो रहे थे, गोला बारूद जो सप्लाई हो रहा था, मिलिट्री कंपोनेंट जो सप्लाई हो रहे थे, उसमें भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन था। अब यह बात क्यों लाई गई है, इसका भी मकसद समझिए। देखिए, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम का टू स्टेट सॉल्यूशन का पैरवी करता रहा है। हमेशा भारत यह कहता रहा है कि इजराइल और पैलेस्टाइन को कोएग्जिस्ट करना चाहिए, जबकि गल्फ के अधिकतम देश यह मानते हैं, विशेष रूप से मुस्लिम पूरा वर्ल्ड यह मानता है कि केवल पैलेस्टाइन को होना चाहिए। इजराइल यह मानता है कि केवल इजराइल को होना चाहिए। इवन ट्रंप यह मानते हैं कि केवल इजराइल को होना चाहिए। भारत क्या मानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन को सह सह अस्तित्व होना चाहिए, क्योंकि यूएन में टू स्टेट सॉल्यूशन सुझाया जा चुका है। तो ऐसे में अब अगर आपको यह पता चले कि दो देश पैलेस्टाइन और इजराइल लड़ रहे थे और भारत इजराइल को वेपन दे रहा था लड़ने के लिए, जबकि दोनों ही देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, तो क्या भारत के गाजा के साथ अच्छे संबंध हैं? नहीं। जो पीएलओ करके ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेस्ट बैंक से ऑपरेट होता है, पैलेस्टाइन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करता है, यासर अराफात जिसके काफी चर्चित चेहरे रहे, भारत के संपर्क उनके साथ अच्छे रहे हैं। ओके, फिर क्या कहना चाहते हो? इशू ये है कि पैलेस्टाइन के मुद्दे पर, गाजा के मुद्दे पर बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र भारत के खिलाफ पहले भी बयान देते रहे हैं कि भारत और इजराइल की जो करीबी है, इस करीबी के चलते मुस्लिम देशों को भारत का बायकॉट करना चाहिए। फिर चाहे तुर्की हो, पाकिस्तान हो, अजरबैजान हो, इनका ऑपरेशन सिंदूर के समय एक हो जाना कहीं ना कहीं तुर्की का इजराइल से नफरत करने के कारण था। परिणाम यह था कि तुर्की को इजराइल से दिक्कत थी, इजराइल भारत मित्र थे, तो बोले भारत और इजराइल मित्र हैं तो तुर्की और पाकिस्तान मित्रता निभाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय पर अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कश्मीर को गाजा बताकर ही ट्रीट करता है कि देखिए, जिस तरह से इजरायलियों ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा किया हुआ है, भारत ने ऐसे ही कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। वो यही कहकर के लोगों का समर्थन दुनिया में जुटाता है। मुस्लिम देशों में जब जब गाजा के ऊपर कभी भी चर्चा होती है, पाकिस्तान ओआईसी की टेबल पर ले जाकर कश्मीर को रख देता है कि साहब, जब इसकी चर्चा कर रहे हो तो इसकी भी कर लो। ऐसा करके इजराइल ने अगर गाजा पर हमला किया, तो भारत ने इजराइल की मदद करी गाजा को नुकसान पहुंचाने में, तो ये मुस्लिम देशों को और एकजुट करने के काम आ सकती है, भारत के खिलाफ सेंटिमेंट तैयार कर सकती है। इस खबर का सही में मायना यह है। जब यह मायना सही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी है, क्योंकि भारत के अंदर भी कई राजनीतिक दल केवल इसलिए खुलकर इजराइल के साथ नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि देश के अंदर एक वर्ग, मुस्लिम वर्ग, कहीं उनसे खफा ना हो जाए, उनका जो वोट बैंक है वो उनसे नाराज ना हो जाए, उनके लिए जो जरूरी वोट एक साथ होकर पड़ते हैं वो कहीं बट ना जाए। अगर इजराइल का सपोर्ट किया तो मुस्लिम वोट छिटक सकते हैं। इसी के चलते बहुत से राजनीतिक दल, इवन यूपीए के काल में भी और उससे पहले के काल में भी,
पहले की राजनीति में भी यही रहा कि इज़राइल के साथ प्रधानमंत्रियों की यात्रा ही नहीं हुई, क्योंकि इज़राइल और गाज़ा का मुद्दा जो है वो इतना आसान नहीं है जितना कि भारत-पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि 2 देश हैं। वहाँ पर दूसरा देश अस्तित्व की ही लड़ाई लगातार लड़ रहा है जिसका नाम फ़िलिस्तीन है। ऐसे में एक नेचुरल सेंटिमेंट जो है मुस्लिम्स का पैलेस्टीन के साथ है और भारत के मेजॉरिटी हिंदूज का या नेशनलिस्ट लोगों का जो आतंक से पीड़ित हैं, पाकिस्तान से प्रताड़ित हैं, वो पाकिस्तान की खिलाफत करते हुए इजराइल का साथ देते हैं कि ठीक है, तुम अगर ऐसा सोचते हो कि कश्मीर पर तुम्हारा साथ इस तरह से रहेगा तो ये हम, और ये हुआ भी है। गाजा में से बहुत सारे हमास के आतंकी निकल करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आकर भारत के खिलाफ बयानबाजी किए हैं, भारत के खिलाफ तमाम प्रकार की इस तरह की हरकतें की हैं कि नहीं, हम भारत में वैसे ही हमले करेंगे जैसे हमने अक्टूबर 7 2023 को इजराइल में किए थे। तो ये सब चीजें ऐसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2+2 = 4 दिख नहीं रहा है। एनीवे, अब इस खबर को आगे डिकोड करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि भारत में निर्मित वेपन्स को बेचा गया इजराइल को, और इस काम को करने के लिए कई प्राइवेट कंपनीज ने इस काम को ऑर्गेनाइज किया। भारत और इजराइल की जो फिलहाल मित्रता है, इस पूरी मित्रता में जो यूपीए सरकार रही, वो यूपीए सरकार इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा बचती रही। उन्होंने अपनी तरफ से एसएम कृष्णा नाम से जो विदेश मंत्री थे 2012 में, उनको भेजा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की वहां पर यात्रा हुई। इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है, एक समय पर भारत, जब यूपीए सरकार भी थी, उस समय पर भी भारत इजराइल से सबसे ज्यादा वेपन खरीदने, सेकंड लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर थे इजराइल से। लेकिन इसे हम कभी एंडोर्स नहीं करते थे, मतलब विज्ञापन में जब बात आएगी निकल करके तो हम रूस का, अमेरिका का नाम तो लेंगे, लेकिन इजराइल को इतना प्रमोट नहीं करते थे। जानकारी इस तरह की है कि इंडिया हैज बॉट मिलिट्री हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम इजराइल वर्थ अराउंड $1 बिलियन एवरी ईयर ओवर लास्ट फ्यू ईयर। ये हमने इजराइल स्नीक्स नंबर 2 पोजीशन इन आर्म सप्लायर 2007 की न्यूज कटिंग पड़ी है। यहां पर एक जानकारी यह भी है कि भारत लगभग 1 से 1.5 बिलियन का हर साल वर्ष 2007 में भी वेपन इजराइल से खरीदता था। और इतना कि भारत जो वेपन खरीद रहा है वो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड मतलब मार्केट के अंदर अगर व्यापार देखा जाए तो मात्रा के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा है, जिसमें हमारे द्वारा इनकी कई ऐसी मिसाइल प्रणाली, हमने कई ऐसी तकनीकी इनसे परचेज की जिसमें हमारे मिग फाइटर्स को अपडेट करना भी शामिल था। हमने कई हाईटेक सिस्टम इनके साथ डेवलप किए। देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, नई पार्टी की सरकार बनी, बीजेपी सत्ता में आई और उस समय पर प्रधानमंत्री की 2017 में इजराइल की यात्रा हुई। इजराइल की यात्रा हुई और हमने तय किया कि एक दूसरे के साथ मिलकर बाइलैटरल डिफेंस कॉपरेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी यही सोचा जा रहा था कि इजराइल भारत को वेपन बेचेगा और भारत इजराइल से वेपन खरीदते हुए आगे बढ़ेगा। वाइस वर्सा इजराइल भी दुनिया के कई देशों से, जैसे यूएस, जर्मनी, इटली, इनसे वेपन खरीदता रहा है। भारत भी इजराइल से लगभग 2018 से 22 के बीच में $3.2 बिलियन के वेपन खरीदा है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो उसमें निकलता है कि भारत ने 3,90,000 मिलिट्री ग्रेड स्मॉल आर्म्स पार्ट जो है वो इजराइल को बेचे हैं 2023 से लेकर 2025 के बीच में। ऐसे ही नहीं, 5,64,000 एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस कंपोनेंट भारत ने इजराइल को बेचे हैं। 298 मिलिट्री व्हीकल कंपोनेंट भारत के द्वारा इजराइल को दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इनमें कंपनियों के नाम तक भी बाहर निकल कर आए, जिसमें एल्बिट सिस्टम, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये वो फ्रांस वाला रफाइल नहीं है, ये दूसरा रफाइल है इनका, इजराइल वालों का। ठीक है, तो अक्टूबर 7 की घटना के बाद भारत ने इजराइल को वेपन दिए। ये बात भारत दे सकता है या नहीं, इस पर जाकर टिकती है। क्यों भारत नहीं दे सकता, इसको लेकर के क्या क्लॉज है? असल में दुनिया ने 2017 के अंदर, मतलब असल में क्या हुआ कि एक ऐसा नियम बनाया गया जिसको एटीटी के नाम से जाना जाता है, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, कि अगर दुनिया के दो देश युद्ध लड़ रहे हैं तो बाकी देश ये तय करें कि वो उन्हें युद्ध के समय वेपन नहीं देंगे। लेकिन आपने रशिया यूक्रेन के केस में यूक्रेन को अमेरिकी वेपन मिलते हुए, यूरोपियन वेपन मिलते हुए देखा। आपने ईरान को चाइनीज रशियन वेपन मिलते देखा, रशिया को ईरान के, चाइना के वेपन मिलते देखा। दुनिया के लगभग 100 देश ऐसे निकल कर आए जिन्होंने ये ट्रीटी की कि जब युद्ध हो रहे होंगे तो उन देशों को हम वेपन नहीं देंगे। भारत ने 2013 में इसी ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिए।